वर्तमान सामाजिक परिवर्तनों और नई समझ के बीच हिंदी के कथा साहित्य को समृद्ध बनाते रचनाकारों में एक चर्चित नाम है उमा शर्मा। आज हिंदी धरोहर में हम प्रस्तुत कर रहे हैं संयुक्त परिवार की टूटती इकाई और नए धागों से बुने जाते रिश्तों और उनके बीच के अवरोधों को प्रकाशित करती उमा शर्मा जी की एक पुरस्कृत रचना वास्ता। लेकिन उससे पहले उमा शर्मा जी का एक वक्तव्य। अभी कुछ दिन पहले कथाकार मित्र हरीश पाठक जी के माध्यम से मुझे दिनेश शाकुल साहब के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने जो YouTube पर अपना एक चैनल चलाया हुआ है धरोहर, हिंदी धरोहर के नाम से, उससे भी गुजरने का मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा और सुखद आश्चर्य हुआ कि एक हिंदी कहानी या हिंदी साहित्य को एक बहुत गरिमापूर्ण मंच दिनेश जी ने दिया हुआ है। आज उसी में मेरी कहानी वास्ता का वो पाठ करने जा रहे हैं। वास्ता एक पारिवारिक संबंधों की कहानी है और जब आप उसको सुनेंगे उनकी मधुर आवाज़ में तो बहुत कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन मेरे जहन में ये था कि किस तरह जैसे जैसे 21वीं सदी में हमने प्रवेश किया तो जो एक पारिवारिक संबंध थे जिसमें एक जो पूरे परिवार को बांध कर रखते थे, वो कैसे उनका वहाँ विशृंखलता आ गई है और कैसे आर्थिक पक्ष हावी हो गया है। अभी तक हम अर्थ को बाहर या बाजार के रूप में ही देखते थे, निजी संबंधों में नहीं। लेकिन ये शायद इस नई सदी और नए समय का दस्तूर है कि अर्थ ने हमारे आपसी संबंधों में, भाइयों के बीच में, जहाँ इतनी गरिमापूर्ण और मधुर संबंधों की बात हम करते रहे थे, अपनी जगह बना ली है। आइए सुनते हैं उमा शर्मा की कहानी वास्ता। भाई कोई कुछ भी कहे, अपना खून अपना ही होता है। अब सुखदेव भैया को ही लो। कोई सोच सकता था कि 11 साल बाद वो यूं घर आ धमकेंगे बिना बुलाए, सुबह ही सुबह। मगर तुमने कब से टैगोर की ध्वजा धर ली सुक्खू भैया, जो बिलांद भर की दाढ़ी ताने फिर रहे हो छाती पर? बाईं आंख के ठीक नीचे गेरुआ मस्सा यथावत नहीं पसरा होता तो एक बारगी मैं ही उन्हें पहचानने में गच्चा खा जाता। लाज बच गई। शुक्र है दरवाजा मैंने ही खोला, लीला ने नहीं। सुक्खू भैया तुम? अकस्मात मेरी आंखें फैल गईं। कोई दूसरा बिसरा परिचित होता तो क्या मेरे मुंह से तुम निकलता? हाँ भाई, मैं क्या नहीं हो सकता? भैया कुछ मजे लेते से मुस्काए। बात बढ़ाने का मौका था नहीं, इसीलिए तो उनकी तोहमत को आओ आओ में हिलगाकर उन्हें अंदर ले आया अपनी स्टडी में, जहां सुबह का अखबार अधखुला पड़ा था। उन्हें पानी दिया, हालचाल लिया और बतियाने के लिहाज से सामने बैठ गया। हिंदी का भी मंगाते हो जयदेव या यही है बस? उनके सवाल ने मुझे चौंकाया। मैं तो खैर अखबार पढ़ने में लगा ही हुआ था, मगर सुक्खू भैया तुम क्या इतने दिन बाद मेरे यहाँ हिंदी का अखबार बांचने आए हो? और ये जयदेव फायदेव क्या है? सीटू के अलावा तुम्हारे लिए मेरा कोई दूसरा नाम था? खैर, अंग्रेजी अखबार को उन्होंने आदतन छुआ भी नहीं। सोफे से उसे एक तरफ समेटकर बिना नजरें मिलाए लगभग अपने आप से कहने लगे, भाई रे भाई, कितनी किताब इकट्ठी कर रखी हैं, है कोई हिसाब? मैंने कोई प्रतिवाद नहीं किया तो चुहल करते से बोले, तूने सारी पढ़ रखी हैं या धूल जमाने के लिए रख छोड़ी हैं?
अब नौकरी ही पढ़ने पढ़ाने की है भैया, तो किताबें तो जमा होंगी ही। सारी तो मेरी हैं भी नहीं, आधी तो लीना की होंगी, सोशियोलॉजी की। मुझे कहना पड़ा। बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक टटोलती सी निगाह मेरे वजूद पर फेराई। अभिप्राय लीना से था। सुबह का कॉलेज होता है उसका। आज थोड़ा जल्दी निकल गई क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। 11-12 तक आ जाएगी। बच्चों का स्कूल भी सुबह जल्दी का है, वैन से जाते हैं। मैंने भरसक सिलसिलेवार कहा। बच्चे कौन कौन सी क्लास में आ गए? बड़े हो गए होंगे। कहते हुए भैया किसी अपराध बोध में लजा से गए। मैंने तफसील से बताया और पूछा, चाय लेंगे या दूध? तू खुद बनाएगा? यानी चाय पी लेंगे, उसमें कौन बड़ी बात है। दोनों लोग वर्किंग हों तो घर गृहस्थी के छुटपुट काम तो आदमी को आ ही जाते हैं। चाय तो मामूली बात है। पति द्वारा बनाई चाय कामकाजी पत्नी के अहम को खास पोषण देती है। चाय की सुर्खियों के दौरान ही उन्होंने अपना बाकी हाल भी सुनाया था कि मनीष यानी मेरा भतीजा चीनू अब 26 का हो गया है। बीकॉम के बाद उसने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। बड़ी भतीजी मनीषा भी ग्रेजुएशन करके घर बैठी है। छोटी यानी प्रतिभा ने अभी 12वीं के इम्तहान दिए हैं। कोमल यानी भाभी ठीक ठाक हैं। बस थोड़ा बीपी और घुटनों के दर्द की शिकायत रहती है। और उनकी जिंदल स्टील के अकाउंटेंट की नौकरी जिंदाबाद चल रही है। कुछ देर बाद भैया फ्रेश हुए और नाश्ता किया। इस दौरान हम ऐसे ही घर बार की बातें करते रहे। भैया सफ़र की थकान से लदे थे। सोफे पर लेटने से पहले उन्होंने एक अजीबोगरीब सवाल कर डाला। अरे जयदेव, तुम्हारे घर में सांप वाप तो नहीं निकलते हैं? यहां सांपों का क्या काम? मैं पहले चौंका था, मगर बाद में संभल कर उन्हें आश्वस्त करने लगा। सांप छोड़िए, कोई मुच्छर सा कॉकरोच घर में हाय तौबा मचवा देता है। नहीं, बाहर तुम्हारे यहाँ काफ़ी पेड़ पौधे और हरियाली है ना, और फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर का मकान, इसलिए पूछा। वो अपने भय पर लेप चढ़ाने लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से लेटिए। धीमे धीमे सही, मगर उन्हें मेरी बात पर यकीन सा हो आया था और थोड़ी देर बाद सोफे पर ही सतर होकर खर्राटे मारने लगे थे। गर्मी की छुट्टियों में कैरियर वाली साइकिल चलाकर हर मंगलवार को छतारी के दुराहे पर बंदरों को गुड़ चने चुगाने के बावजूद हनुमान बाबा तीसरी दफ़ा भी भैया से इतने प्रसन्न नहीं हुए थे कि डिग्री कॉलेज में दाखिले की सहूलियत दिलवा दें। भैया का कॉलेज जाने का बहुत मन था, क्योंकि ठेका कूद में अखिल भारतीय स्तर पर भविष्य की पहचान दिलाता झरोखा उन्हें वहीं से खुलता दिखता था। मगर होनी को जो मंजूर। नतीजे के बाद पिताजी भैया और भाभी को और साल भर बाद हम सबको दिल्ली ले आए थे, ताकि दिन भर प्रेस की मशीन मैनी में खटने के बाद जिंदगी के चौथे पहर में स्टोव पे तड़का दाल बनाने की जहमत से बरी हो जाएं। भैया को भी ये बाखुशी मंजूर लगा था, क्योंकि गली मोहल्ले के लड़के बिना किसी फुसफुसाहट के ये मत अभिव्यक्त करने लगे थे कि सुखदेव बहुत दूरदर्शी लड़का है। वो 12वीं में पंचवर्षीय योजना बनाए बगैर नहीं मानेगा, ताकि शिक्षा की नींव खूब पुख्ता हो जाए। उस लिहाज से प्रेस के कंपोजिटर की नौकरी कोई बुरी नहीं थी। मगर बहुत जल्दी ही भाभी ने माँ के हिसाब से अपने गांव वाले तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। वो बात बेबात भैया से लड़ती, देर से सोकर उठती, 3 साल के चीनू पर भभक निकालती या नहाने में घंटों लगाती।
ये मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो उन्हीं दिनों चीनू के भाई के आने की तैयारी में थी। जिंदगी के मनहूस दिन भी भुलाए नहीं बनते हैं। 14 नवंबर यानी बाल दिवस के चक्कर में दोपहर की शिफ्ट के उस सरकारी स्कूल में, जैसा हमारी जमात कहा करती थी, आधी छुट्टी सारी हो गई थी और मैं कोई 4 सवा 4 तक घर आ गया था। माँ सब्जी लेने मंडी गई हुई थी। चीनू अभी आदतन सो रहा था। मैं उसके मासूम मदहोश चेहरे से चुहल कर रहा था कि तभी भाभी दूध का भरा गिलास सिरहाने रख गई, जिसे नादानी में दूध पीने के अपने खानदानी शौक के चलते मैं अपना समझकर तुरंत गटक गया। अपने मनपसंद छोटे तकिए पर उल्टे सोते चीनू और मुझे दूध की मूछें साफ करते देख भाभी यकायक फट पड़ी। बालक के हलक का निवाला निगलकर कुजात कैसा लाड़ लड़िया रहा है। अब इसे क्या तेरी अम्मा का पिलाऊंगी? मेरी गलती तो जाहिरा थी। शाम का दूध आने में अभी देरी थी, मगर उसके लिए इतना विषैला अपमान। तेरी अम्मा मर गई है जो मेरी अम्मा का पिलाएगी? प्रत्युत्तर में उसी अलीगढ़ी फुर्ती से लफ्ज बेसाख्ता मेरे मुंह से फूट पड़े। उनके सामने तू संबोधन का ये मेरा पहला और आखिरी प्रतिवाद था, जिसके पीछे की हिमाकत को मैं आज तक नहीं समझा। कुछ चीजें गो कि वक्त हमसे करवा ही डालता है, और तभी फिल्मी दुनिया में जिसे एंट्री लेना कहते हैं, भैया ने वही लेकर मेरे ऐसा रैप्टा रसीद किया कि निमिष भर को मैं सन्न रह गया। मैं फौरन ही बेकाबू होकर रो पड़ा। प्रेस में बिजली की खराबी के कारण वो जल्दी आ गए थे और मेरी कल्पनातीत बदतमीजी के आंखों देखे स्वरूप पर तिलमिलाहट से भरभरा उठे थे। चिकित्सा की 3रे वर्ष की पढ़ाई कर रहे भूदेव भैया के साथ पता नहीं किस अदृश्य प्रतिद्वंदिता के कारण सुक्कू भैया का रिश्ता थोड़ा तनातनी का ही था, मगर मुझ पर वो जान छिड़कते थे। मेरे लफ्ज़ों को भाभी उन्हें बाद में बतलाती तो वो उन्हें लगाया हुआ समझकर यकीन से परे कर देते, मगर एक तरफा ही सही, यहाँ तो उन्होंने सब कुछ अपने कानों से सुना था, आंखों के सामने। और क्या गुंजाइश बच सकती थी? किसी फिल्मी रील की तर्ज पर मौका वारदात पर थोड़ी देर बाद ही सब्जी का थैला उठाए माँ आ धमकी। मेरी जानिब जैसे दंगाग्रस्त क्षेत्र में सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी आ गई हो। भाभी चीनू की माँ थी तो माँ मेरी माँ थी। दूध पी लिए जाने पर कोई अपने भाई पर ऐसे हाथ उठाएगा? उनके लिए मामला इस कदर सपाट और पारदर्शी था। भैया दलील देते रहे, मगर माँ ने एक नहीं सुनी। देर शाम को पिताजी जब थके हारे प्रेस से घर पहुंचे तो उन्हें अविलंब ही भैया भाभी की करतूत सव्याख्या परोस दी गई। पूरे मोहल्ले को हाजिर नाजिर मानते हुए पिताजी ने भैया को खूब खरी खोटी सुनाई और उनकी नामर्दी को ललकारा। 2 मर्दों के द्वंद्व को एक दर्शक की लाचारी से देखकर मैं मन ही मन प्रफुल्ल हो रहा था, क्योंकि वक्त काटने के लिए तब तक घर में टीवी आया नहीं था। जिस घर में औरतों की चलती है उसे बर्बाद होने से भगवान भी नहीं बचा सकता है। अपने इस ख्याल से मुतमईन पिताजी भैया को घर से निकाला देने की सलाह में गरज रहे थे, जो उन्होंने अंततः मान ली थी। भाभी की तमाम बेशर्म मिन्नतों को एक तमाचे से दरकिनार कर गुस्से के आवेग में रात के उसी पहर वो घर से बाहर निकल गए। घर में रोज रोज की कलह से मैंने सोचा ये एक अनन्य राहत भरी निजात थी, मगर मुझे ताज्जुब हुआ जब किसी बेजान गुड्डे की तरह मुझे झिंझोड़कर पिताजी मिसमिसा पड़े। बैठा बैठा गूलर सेक रहा है दलिद्दर, जा भागकर भैया को लिवाला, तू ही तो रार की जड़ है ससुरे। आलस्य और असमंजस को परे फेंक मैं नंगे पैर ही भाग लिया।
और बंसल की चक्की के पास भैया को जा पकड़ा। वो ट्रेन पकड़ने की सी चाल में लंबे लंबे डग भर रहे थे। साथ मिलाने के लिए मुझे तो हकीकतन भागना पड़ रहा था। मुरवत में मैं भैया से लिपट गया और भर्राए गले से उनसे घर लौटने की मिन्नतें करने लगा। भैया ने अपना पता नहीं कौन सा संतुलन रखते हुए मुझे परे हटाकर कहा, तू अपना मैथ्स पढ़ जाके, हर बार थुकाने वाले नंबर लाता है। उन्होंने सब कुछ इतनी तिक्त घृणा से फेंका कि उन्हें मनाने की मेरी हिम्मत जवाब दे गई। लौटा तो माँ पिताजी दरवाजे के बाहर टकटकी लगाए खड़े थे और भीतर से भाभी का रुदन रिस रिस कर आ रहा था। अब सब कुछ वैसा ही था जैसे अंधड़ के बाद की बरसात से निथर जाता है। रीता रीता पिताजी की वही हालत थी जो पानी में सिरा दिए जाने पर धधकते कोयले की होती है। देर रात घर से कूच करके भैया ने उनकी, या कहूँ सबकी, हवा निकाल दी थी और वो टेलीफोन छाप बीड़ी के मुसलसल खींचते कशों में पूरे मामले में हुई अपनी चूक की शिनाख्त कर रहे थे। मतलब मैं तो यही सोच रहा था, कहाँ जाएंगे भैया इतनी रात को। अगर वाकया 15 अगस्त की छुट्टी के आसपास का होता तो स्टेशन या ऐसी 85 जगह पर रात काटना मुहाल ना होता, मगर ये तो नेहरू चाचा का नवंबर था और कुछ नहीं तो लगे हाथ पूरी बाजू की कोई जर्सी ही डाल जाते। घंटे भर बाद जब दरवाजे पर एक आहिस्ता सी थपथपाहट हुई तो मैं सकते में आ गया। जरूर भैया की लाश की सूचना देता सेवक राम चौकीदार होगा। मैंने धड़कते दिल से सांकल खोली। भैया की परछाई देख आश्चर्य भी नहीं व्यक्त कर पाया। उधर भैया अंदर घुसे और बिना मुड़े ही अपनी वाली कुठरिया में चले गए। अगले रोज छुट्टी थी। माँ ने उसी तरह उठकर सबसे पहले बिना टीप भरे बरामदे के फर्श पर अपनी नारियल वाली झाड़ू लगाई। कोयले जमाने के बाद दहकाने के लिए अंगीठी को सही दिशा देखकर बाहर रख दिया और दूध की आपूर्ति बढ़ाने के लिए आदतन उसमें 1 गिलास पानी मिला दिया। पिताजी ने भी सुबह उठकर हाजत के बाद 10-1 मिनट उसी तरह खरखरा कर गले की अंतड़ियों की खैर खबर ली, मगर निस्तब्धता में चाय की सुड़कियां भरते भरते उन्हें खबर लग गई थी कि वो बुखार की गिरफ्त में जा चुके हैं। भैया भाभी की कुठरिया से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद जब 3 साल के चीनू ने अपनी तुतलाहट में माँ को अम्मा जी गुड मॉर्निंग कहा तो माहौल की मनहूसियत टूटी अवश्य, मगर इतनी नहीं कि यथास्थिति बहाल कर दे। फुसलाकर आधा गिलास दूध पिलाने के बाद माँ ने उसे एक मतलब परक चुग्गा डाला। तेरी मम्मी नहीं उठी अभी? मम्मी तो छो लई है। और पापा? पापा तो उठ गए। सोने जागने के क्रम की इस लैंगिक अशिष्टता पर पिताजी, जो अमूमन जरूरी टिप्पणी दर्ज कर सकते थे, बुखार की कराहट के चलते उन्होंने जाने दी। अपनी तोतली जुबान में चीनू ने और जो अयाचित मुखबरी की उसका खुलासा दोपहर चढ़ते तब हुआ जब घर के आगे एक टेम्पो रुका और भैया अपना अटैची संदूक उसमें लादने लगे। बड़ी बोझिल दोपहर थी वो। भाभी को दिन चढ़ रहे थे और पिताजी बुखार की अशक्ति में खोए पड़े थे। वक्त बेवक्त भाभी को और उनकी मार्फत भैया को खूब खरी खोटी सुना देने के उत्तर भारतीय संस्कार के बावजूद बड़ा बेटा होने भर के कारण माँ ने भैया के लिए जो मुलामियत आरक्षित कर रखी थी, सामने खड़े टेम्पो के चलते उसे बर्दाश्त करना उनके बूते से बाहर हो गया था। अफरा तफरी में एकत्र हो आईं मोहल्ले की कुछ बुजुर्ग महिलाएं अपनी बहुमूल्य राय में पूरे मामले के गैर जरूरीपन के लिए सीधे सीधे बदलते जमाने को दोषी ठहरा रही थीं।
सामान रखने की आवाजाही के बीच उनमें से किसी ने टोका भी कि भैया सुक्खा, परिवार में थोड़ी बहुत कहा सुनी तो चलती ही रहती है। किसने कही, किसने सुनी, गुस्सा थूक और भिजवा दे टेम्पो को वापस। भैया ने इस बात पर ज्यादा कान नहीं दिए थे, मगर तभी एक पुछल्ला उनके कान में आ पड़ा। अपनी औरत के चक्कर में आकर तू अपने माँ बाप और छोटे भाइयों से न्यारा हो जाएगा। भैया की भंगिमा एकदम फट पड़ने वाली हो गई। फट पड़ते तो शायद अच्छा रहता, मगर उस अंगार को उन्होंने अपने तई जैसे तैसे निगला और टेम्पो में सामान की जमावट में फिर मशगूल हो गए। मोहल्ले की औरतों के इस विचार से अलबत्ता कहीं न कहीं मैं सहमत हो रहा था कि ये झगड़ा तो एक बहाना है। कोमल तो अरसे से ही न्यारा होने की योजना बना रही थी। रवाना करने से पहले नए पते की पर्ची टेम्पो को टिकाने के बाद भैया भाभी जब बुखार में तपते पिताजी और टेसुए बहाती माँ के पांव छूने आए तो माँ की अश्रुधारा और उदग्र हो उठी। माफी मांगते हुए मैं भी बिलख कर भैया से लिपट पड़ा था, मगर भाभी की इस देहरी पर दोबारा न चढ़ने की प्रतिज्ञा के चलते मामला दो तरफा विगलित होने से जरा सा बच गया। और सच, भाभी ने अपना कॉल बाकायदा रखा। उन्होंने जीते जी गली नंबर 5 के उस 47वें मकान की देहरी कभी नहीं चढ़ी। भैया चीनू और वाकये के बाद जन्मी मनीषा और प्रतिभा को लेकर छठे छमाहे जरूर दर्शन करा जाते थे। उस मुख्तसर मुलाकात में ही पता चल जाता था कि भैया अपने बच्चों की अंग्रेजी के प्रति किस कदर सचेत हैं। माँ भाभी के बारे में एकाध चलता हुआ सवाल पूछकर पारिवारिकता की जिम्मेदारी से बरी हो जाती थी। वैसे माँ का रवैया भी हेठीपूर्ण ही था। मुझे अक्सर लगता कि भाभी की तरफ से की गई रियायतपूर्ण पहल उनके बीच जमी बर्फ को बहुत कुछ पिघला सकती थी। उसके बाद तो माँ ने ऐसी खाट पकड़ी कि वो संभावना ही जाती रही। उधर संभावित मस्ती के 7 बरस पैरों के बीच रहकर मिली हाली आज़ादी का स्वाद और किसी कमज़ोर क्षण में उसके खामखा छिन जाने की आशंका भाभी को ज्यादा हसीन लगता रहा होगा, वरना उनमें वो तलखी में नहीं गौर कर पाया जो इतने बेरहम रवैये की दरकार करती। ये भी हो सकता है कि ये स्त्री मानसिकता की मेरी समझ से परे की बात रही हो। ये देहरी भर की बात तो नहीं थी, क्योंकि बैंक में पीओ लग जाने के दूसरे बरस अपने विवाह से पहले जब मैं उन्हें मनाने गया था तो उन्होंने बड़े पेशेवर अंदाज में ये कहकर अपनी जान छुड़ा ली थी, खुशी की बेला है सीटू, एक मैं ना आई तो क्या फर्क पड़ जाएगा, गढ़े मुर्दे क्यों खड़े करो। मैंने तुरुप चाल चली थी, काजल तो बड़ी भाभी ही लगाती है, सोमा लगा देगी। वो मंझली भाभी की मौजूदगी का कवच मानो गोद में रखे बैठी थी। लेकिन आपकी शिकायत किससे है, मुझसे, माँ से या उस देहरी से? मैंने सीधे सीधे दरियाफ्त किया। एक फीकी निर्लज्ज हंसी से भाभी ने बात का सिरा बदल दिया, जब उन्होंने बैठे बैठे ही मिनी यानी मनीषा को अपने चाचा के लिए चाय चढ़ाने की गुहार लगा दी। मैं अपना समूह लेकर लौट आया। बहुत सोचने के बाद मेरे हाथ बस एक सूत्र सा ही लगा कि तब न्यारा होने के चंद रोज बाद भाभी का मिसकैरेज हो गया था, जिसे फैसले की हेकड़ी के चलते भैया भाभी ने किसी को नहीं बताया, मगर चीनू के संभावित छोटे भाई की असमय हत्या की आश्वस्ति के लिए मेरे सुझाए तीनों विकल्प संयुक्त रूप से अपराधी थे। उसके बाद शायद जंग पर जंग चढ़ती रही थी। भैया के उठने से पहले लीना कॉलेज से आ गई थी और उनके अप्रत्याशित आगमन पर अचरज करे जा रही थी।
इसलिए और भी कि दिल्ली का वो घर भूदेव भैया सोमा भाभी का सिमट कर रह गया था। सुक्खू भैया उसमें होते ही नहीं थे। कितने बजे पहुंचे? लीना ने पूछा। कोई 8 बजे। कुछ खाया पिया? हाँ, सैंडविच खिला दिए थे। लंच में क्या खाना है? कुछ भी बनवा लो। कुछ भी क्या? जो पसंद हो बनवा लो। शोभा आई तो नहीं? नहीं, शोभा तो नहीं आई, मगर वो प्रेस वाला कपड़े दे गया है। कोई खास वजह? अपने हैंडबैग को ड्रेसिंग टेबल पर पटकते हुए लीना पूछने लगी। अरे खास वजह क्या होगी, कपड़े बनाकर तो वो दूसरे दिन देता ही है। तुम रहोगे वही। मैं कपड़ों की नहीं, भैया की बात कर रही हूं। मुझे कोई सपने आते हैं। वैसे रास्ते की थकान रही होगी, गर्मी का मौसम है, ऑर्डिनरी से ही आए होंगे। अभी तो आए ही हैं, उठेंगे तो पता चलेगा। बाद में भैया ने जो बताया उसका लब्बो लुआब ये था कि दूसरे वर्ष में लुढ़क जाने के बाद चीनू बीकॉम में पास तो हो गया, मगर तीसरे दर्जे में। बीकॉम में दाखिले के वक्त सीए करने का जो ख्वाब हर विद्यार्थी देखता है, उसने भी देखा था, मगर दूसरे वर्ष के बाद उसे एहसास हो गया कि गुप्ता प्रोफेशनल के यहाँ हिसाबी खातों की समकालीन दुरुस्ती से परिचय कराता टैली का सॉफ्टवेयर सीए का नहीं सही, लेकिन ज़िंदगी का विकल्प हो सकता है। इसलिए भैया ने फंड से कुछ राशि निकालकर उसे वहाँ जबरन ठेल दिया था। अनुभवहीनता के कारण दसियों जगह से ठुकराए जाने के बाद वो एक कंपनी के खाते लिखने देखने के काम में लग गया था, मगर नसीब देखिए, महीने भर में वो कंपनी ही उठ गई। कई जगह बेचारे ने हाथ पांव मारे, मगर सब बेकार। 1-2 जगह डेटा एंट्री का भी काम करता रहा। खाली बैठने से अच्छा यही लगा कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से एमबीए कर ले, मगर उसे भी आज 3 साल हो गए। उनसे या भाभी से उसकी बातचीत बंद सी ही है। कदकाठी में खूब निकल आया है, कुछ टोको तो अर्रा के आता है। भाई ये बताओ कि ये मंदी क्या चीज़ है जो इतने दिनों से लोगों को तबाह करने पर लगी है? हमारी तो कुछ समझ नहीं पड़ती। जिंदल स्टील वालों ने भी 1/3 स्टाफ घटा दिया है। 4-6 महीने में उनका भी घर बिठा दिया जाना तय है। नहीं बैठेंगे तो झारखंड के किसी डिपो में पटक दिए जाएंगे। मनीषा को भी ग्रेजुएट हुए 2-3 साल हो गए। न कोई कामकाज का हिसाब बैठा है और न रिश्ते का। अपने कॉलेज की सौंदर्य प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रही थी, उधर भी जोर मारा, मगर बिना संपर्क या पैसों के इस दुनिया में कुछ होता है क्या? अभी नौकरी के लिए पैसा नहीं है, फिर दहेज के लिए कहाँ से जुटाएंगे? अपनी शक्ल पर दाढ़ी बढ़ाने का कॉल उन्होंने इसलिए उठाया था कि इस इम्तहान की मार्फत मनीषा के लिए कोई रिश्ता या मनीष के लिए एक अदद नौकरी का इंतज़ाम हो जाए तो यूं ही सही। ऐसे कई दूसरे इम्तहानों की खबर मुझे बाद में भी लगी, जिसमें शामिल थे भैया के मंगलवार और शनिवार के उपवास, हर पूर्णिमा को वृंदावन जाकर गोवर्धन की परिक्रमा, कच्ची हल्दी की गांठ को हरदम कमीज की जेब में डालकर चलना और सुबह घर से निकलते समय देहरी की धूल को माथे पर पोतना। वैसे 1.5 साल पहले एक नामी ज्योतिषी ने उन्हें बताया था कि उनकी विकट पारिवारिक तकलीफ का कारण उनके ऊपर एक खास नक्षत्र की कुदृष्टि है, जिससे निजात पाने के लिए उन्होंने यथा सुझाया अनुष्ठान करवा लिया था। उन्होंने ये भी बताया, इधर तेरी भाभी को भी जोड़ों का दर्द बहुत रहता है, वजन बढ़ गया है सो अलग। प्रतिभा के बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, मगर मनीषा के रिश्ते के लिए मेरठ छावनी के निकट के अनुभव को वो कभी नहीं भूल पाते हैं। लड़का बीमा कंपनी में एजेंट था और 1.5 कमरे के अपने मकान में माँ बाप के साथ रहता था। कॉलोनी में तारकोल की सड़क बननी बकाया थी, हालांकि बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका था। अरसे बाद
कंपनी के एक ग्राहक से वसूली करने की आड़ में उन्होंने लड़का देखने का कार्यक्रम बना लिया था। बड़ा उमस भरा दिन था और साथ में पते की अस्पष्टता के चलते कोई 1.5 किलोमीटर का रास्ता उन्हें अतिरिक्त नापना पड़ गया था। तयशुदा कार्यक्रम के बावजूद घर पर न लड़का था न उसका पिता। पूछे जाने पर लड़के की मां ने दरवाजे की झिरी से इसी बाबत उन्हें चलता कर दिया था। लड़के वाले होने के दर्प से उपजी ऐसी निष्ठुर निरपेक्षता से कि त्राही त्राही मचाते सूखे गले के लिए वो एक गिलास पानी की भीख भी नहीं मांग सकते थे। निस्तेज बेमन से जैसे ही वो मुड़े कि झाड़ियों से निकलकर एक सांप उनके सामने फन फैलाकर उनका मुआयना करने लगा। 4-5 पल बेकली से मौत को साक्षात अपने भीतर उतरते देख उनके जहन में पता नहीं कैसे ये ख्याल आए बगैर नहीं रहा कि जिंदल वालों को उनकी कारस्तानी का पता चलेगा तो सब लोग क्या सोचेंगे। उनका पूर जम गया था। मृत्यु की इस निस्तब्ध जंग से अनजान लड़के की मां दरवाज़ा भेड़कर कब की भीतर जा चुकी थी। खैर, अब उस बारे में वो और क्या बताएं सिवाय इसके कि ग्राउंड फ्लोर के किसी अपरिचित मकान में घुसते वक्त एक कड़क मटमैली रस्सी उन्हें आज भी पांव में लिथड़ी दिखती है। मगर सीटू सही कह रहा हूं, मुझे उस रोज अगर किसी ने बचाया तो वो थी माँ के आशीर्वाद की परछाई। मुझे अक्सर माँ की याद आती है। तुझे आती है? पता नहीं भैया ने किस अनुभव का सिरा माँ से जोड़ डाला। एक अव्यक्त सहमति के अलावा ऐसी हालत में कहने को कुछ बनता ही नहीं था। चीनू को बड़ा प्यार करती थी। मुझे तो लगता है तेरे मेरे से ज्यादा वो चीनू को प्यार करती थी। और उधर चीनू कोमल से चाहे सीधे मुंह बात न करे मगर बात बेबात अम्मा जी की धुन टेरता रहेगा। सच है या झूठ, मगर मैंने कहीं पढ़ा था कि आत्माएं तीसरी पीढ़ी में उतरकर अपना वजूद तलाश करती हैं। और चीनू को तो मैं रोज देखता हूँ, स्टील के कप में उसी स्टाइल में सुड़क कर चाय के घूंट भरता है। नहाने के बाद माँ की तरह दुर्गा की मूर्ति के सामने माथा टेकना कभी नहीं भूलता। गर्मी हो या सर्दी, मुंह ढके बगैर कभी नहीं सोएगा। और हद तो ये है कि कई बार रात को सपने में सोते सोते माँ की तरह सुक्कू सुक्कू बड़बड़ा कर मुझे हिदायतें देने लगता है। फिर किसी यकीनन असरकारी बात के आवेग की तृप्ति से भैया रुके और चहक कर बोले, क्या कहोगे आप इसे? स्कूल से लौटे प्रतीक और रागिनी ने दरवाजे की घंटी न बजाई होती तो भैया पता नहीं कितनी देर उस अंतः प्रदेश की सैर कराते जिसमें मुझे भी सुकून मिल रहा था। उन्हें देख भैया जोश से भर उठे, मगर भैया की लाख मनुहार और मेरी सख्त हिदायतों के बावजूद दोनों बच्चे भैया के सुझाए बड़े ताऊजी के खिताब के आकर्षण से नहीं बच पाए। उनके लिए भैया के बूढ़े होते खिचड़ी दाढ़ी वाले अजनबी चेहरे से भी बड़ी अड़चन या प्राथमिकता कार्टून नेटवर्क पर उस समय आते पावर पफ गर्ल्स का रिपीट शो था, जो उन्हें ज़्यादा अजीज था। मेरे बैंक के प्रशिक्षण संस्थान की शनिवारी छुट्टी होने के कारण टेलीफोन की चिल्लपों और प्रशिक्षार्थियों की कौतूहल भरी पूछताछ से आज राहत थी। 2 दिन से लिखे पड़े एक अंतर्देशीय को मैं संस्थान के डाकखाने डालकर लौटा तो घर में एक अजूबा पसरा पड़ा था। दोनों बच्चे भैया के लाए बेसन के लड्डुओं को बेध्यानी में खाते हुए उस बेबी ऊद बिलाव की चालबाजी में डूब उतर रहे थे, जिसके गंवई लटकों झटकों के साथ सुनाई जा रही रहस्य कथा में भैया को महारत हासिल थी। क्या ऊद बिलाव ट्री पर चढ़ सकता था? ट्री पर तो वो खड़े खड़े जंप मारकर चढ़ जाता था और डाल पर चमगादड़ की तरह लटक कर मजे से झूलता रहता था। क्या ऊद बिलाव रिवर में तैर सकता था? रिवर में तो वो घंटों सांस रोक कर तैरता रहता था,
साबुत मछलियों को गड़प कर खाने में उसे बहुत मजा आता था। ऊद बिलाव बच्चों को भी खा जाता था। नहीं, बच्चे तो उसकी कमजोरी थे, यानी था तो वो ऊद बिलाव का बेबी, मगर उसे बच्चों का साथ अच्छा लगता था। बच्चों के साथ खेलने में वो अपना खाना पीना तक भूल जाता था। तब उसे मम्मी पापा की डांट पड़ती थी। मन हुआ बच्चों की मासूम प्रश्नाकुलता के क्रम में बीचों बीच मैं भी पूछ डालूं कि क्या उस बेबी के बड़े भैया भी थे, जो माँ बाप से डांट पड़ने की अवस्था में अक्सर उस बेबी को साइकिल पर चड्डू खिलाते, उसके लिए एक से एक दिलचस्प परिकथा बुनते और खुद फेल हो जाने की आदत के बावजूद बेबी को चुपके से पढ़ने की अहमियत के बारे में प्रेरित करते। या किसी काले मूंड वाली की गिरफ्त में आकर उसने उस जंगल से ही तौबा कर ली थी जिसमें बेबी ऊद बिलाव शहजादे की तरह विचरता था। आपसी वार्तालाप में मुझे किंचित दिलचस्पी लेता देख उन्होंने लड्डू की आखिरी पिट्ठी शाइस्तगी से बच्चों के मुंह में ठूस कर 1 मिनट बेटा कहकर बच्चों से मोहलत मांगी और गत्ते के दूसरे डिब्बे को मेरी तरफ बढ़ाकर बोले, तुम्हारे लिए बेसन मेथी के कोमल ने अलग से बनाकर भेजे हैं। सुक्कू भैया, तुम भी क्या बेरहम चीज हो। बचपन की मेरी घर की पसंदीदा मिठाई को इतनी देर से झोले में दबाए बैठे हो। साल भर फीकी या शुगर फ्री की चाय पी सकता हूं, मगर बेसन मेथी के लड्डुओं को कैसे छोड़ दूं। इसरार के बावजूद सुक्खू भैया उसी शाम वापस दिल्ली लौट गए। तुम जानते ही हो कंपनी की हालत कितनी खस्ता हो रही है। 4-6 महीने जितनी हो जाए, बाद में तो वॉलंटरी भुगतनी ही है। उनके इस तर्क के आगे मैं निष्कवच था। अलबत्ता एक जाहिर सी बात जिसे लीना की उपस्थिति में वो परोक्ष रूप से ही कह पाए थे, अब स्टेशन के रास्ते में यथासंभव नियंत्रण रखते हुए पिघल कर कह गए। अलविदा के वक्त करीब से निरीहता में नजरें बिछाकर मेरी हथेली दबोच कर बोले, यार सीटू, चीनू का काम करवाना जरूरी है। चीनू को लेकर कई दिनों तक तो मैं खूब बगलें झांकता रहा, मगर ये एक सुखद संयोग था कि संस्थान में अगले माह मेरे सह निर्देशन में गैर उत्पादक परिसंपत्तियों का प्रबंधन विषय पर आयोजित की जा रही कार्यशाला में बैंक की नोएडा शाखा का वरिष्ठ प्रबंधक विनोद मेहंदी रत्ता भी शामिल था, जिससे मेरा मामूली पूर्व परिचय था। 3 सत्रों के मेरे व्याख्यान के बाद हुए लंच ब्रेक में परिचय पुख्ता करने की खुमारी में वो सेवा का मौका दिए जाने की पेशकश किए जा रहा था। हालांकि मैं जानता था कि बैंक के टॉप नॉचेस के साथ संकाय सदस्यों के करीबी स्वस्थ संबंधों की वजह से मेहंदी रत्ता जैसे कितने ही प्रतिभागी ऐसी पगडंडियों का सहारा लेते थे। एक लड़का है मेरा सगा भतीजा, MBA कर चुका है, अकाउंट्स की नॉलेज है, कंप्यूटर भी जानता है। उसे किसी बढ़िया सी कंपनी में सेट करा दो तो मैं एहसानमंद रहूंगा। शाम को अपने चैम्बर में बुलाकर यथासंभव साफ दिली से मैंने मेहंदी रत्ता को फटाफट मौका दे डाला। वैसे गुनाह तो अंततः दोनों ही बनते हैं, नौकरी लगवाना भी और न लगवाना भी। ओए देव साहब, तुसी इन्नी छोटी गल के लिए एवें कहंदे हो? ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ, ਉੱਥੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੇ हैं। कुत्ते दे पुत्रों ने साढ़े किन्ने NPA खड़े कर देते हैं। मेहंदी रत्ता के लफ्जों से स्टेशन पर हथेली दबाते भैया का पसीजता चेहरा जहन में कौंध आया और मैं इस फुरफुरे गुमान से भर उठा कि काश दूर किसी कोने में भैया ने हमारी बात सुन ली हो। थोड़ा वक्त लगा, मगर मेहंदी रत्ता ने अपनी बात रख ली। बैंक ऋण के कागजात तैयार करने वाले उस कंपनी के मुलाजिम
जगरूप दयाल के पहले छुट्टी पर और बाद में दूसरे किसी काम में खपे रहने के कारण चीनू को फालतू में 10-12 बार नोएडा चक्कर ज़रूर लगाने पड़े, मगर आखिर में बात बन गई। और ये कम बड़ी बात नहीं थी। दिन में फ़ोन करके भैया ने अपनी तसल्ली मिश्रित खुशी जाहिर कर दी थी, जबकि मैं दूसरे किस्म के डर से ज़्यादा परेशान था कि कहीं चीनू वैसा न साबित हो जैसा जुगाड़ से नौकरी पाने वाले लोग अमूमन होते हैं। 1-1.25 महीने तक कोई खबर नहीं आई, तो मुझे लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इस दौरान भैया का एक खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड आया, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की थीं और पुनश्च में लिखा था कि कुछ छुट्टियों की व्यवस्था करके मुझे सपरिवार दिल्ली घूमने आना चाहिए, खासकर इसलिए कि उस रोज हुई चुटकी सी मुलाकात के बाद प्रतीक रागनी उन्हें इतने अच्छे लगे थे कि गाहे बगाहे उन्हें खूब हिचकियाँ आती हैं। अंग्रेजी के उद्धरणों की मार्फत उन्होंने मुझे बुजुर्गों की कही याद दिलाई कि कैसे खून हमेशा पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है। इसके अलावा फ़ोन पर भी भैया प्रतीक रागनी से खूब बातें करते, लीना के कॉलेज संबंधी मसलों की जानकारी लेते और फ़ोन रखते रखते उदारता से सभी के स्वस्थ प्रसन्न रहने का आशीर्वाद देते। कुछ दिनों बाद दफ्तर के दौरान ही चीनू ने बूथ से फ़ोन करके सूचित किया कि वैसे तो उसकी नौकरी ठीक ठाक चल रही है, सिवाय इस दिक्कत के कि प्रबंधन के एक ग्रेजुएट को पता नहीं कंपनी के किस कूड़ मगज ने डेटा एंट्री के सड़े से काम में लगा रखा था। पहले उससे कहा गया कि यह शुरुआत के कारण है, मगर 2 महीने गुजर जाने के बाद भी उसकी शैक्षणिक योग्यता के शतांश जैसा काम मिलता प्रतीत नहीं होता है। मामला कुछ संगीन हो रहा होगा, क्योंकि भैया अब मेहंदी रत्ता का हवाला लेकर मुझसे जगरूप दयाल या कंपनी के दूसरे कर्ता धर्ता से सीधे बात करने का हरदम आग्रह करते। मैं इसे कंपनी के अंदरूनी मामले में दखल न देने की अपनी गरिमा से जोड़कर देखता तो भैया यही कहते, तुम देख लेना फिर भी। कई बार टाल मटोल के बाद जब मैंने इस देखने वाली बात को वाकई देखने की कोशिश की तो नतीजा एलोवेरा की तरह मुझे बेस्वाद से भर गया। न चाहते हुए भी दयाल ने कह डाला, साहब हम मेहंदी रत्ता साहब की बहुत इज्जत करते हैं, मगर जिस एमबीए को प्रशासन और प्रबंधन का किताबी फर्क नहीं पता हो, टैली के तहत जिसे ट्रायल बैलेंस चेक करना नहीं आता हो और अंग्रेजी बोलने के नाम पर जिसे सांप सूंघ जाता हो, उसे कंपनी प्रबंधकीय जिम्मेदारी में कैसे खपा सकती है? आपको तो पता ही है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में ऑडिट वाले स्टाफ की भी बजटिंग करते हैं। मंदी से दिन रात लड़ती कंपनी किसी को वो मुकाम कैसे बख्श दे जो उसका बाजार भाव है ही नहीं? दयाल ने मेरी बोलती बंद कर दी। मेहंदी रत्ता से भी बात करके कुछ उत्साहवर्धक हासिल नहीं हुआ तो मैं अपने खूल में लौट आया। हस्तक्षेप की उम्मीद में आए दिन भैया फ़ोन पर प्रॉम्प्ट करते कि मैं कुछ देखूं, मेहंदी रत्ता या किसी दूसरे की मार्फत, कोई दूसरी कंपनी या जैसा मुझे ठीक लगे वो। भैया को सब कुछ बताना फिजूल था। शायद भैया भी असलियत जान गए थे। भैया का फोन आए आज 8 महीने 17 दिन हो गए हैं। यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है।